प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ है रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सस्नेह अभिवादन और जी नमस्कार। बिल्कुल। और रजत, जो प्रकृति है वो हम सबकी माँ है, हम सबके जीवन का आधार है। इसीलिए कहते हैं कि धरती, आकाश, जल, वायु के संतुलन से ही स्वस्थ मानव जीवन संभव है, खेती किसानी संभव है। और ऐसा तब हो पाएगा जब हम अपने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखें, प्रकृति के स्वास्थ्य को संवारें, वहीं प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करें जी। और आज का जो हमारा विषय है वो कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अधिक फसल उत्पादन हेतु बायोगैस। सुनने में काफी लंबा टॉपिक है, लंबा विषय है, लेकिन बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि किसानों से जुड़ी बहुत सारी चीजों पर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं प्रतिमा जी। और काफी चीजों पे हम बात करते हैं कि फसलें कैसी हो, पशुपालन प्रबंधन कैसा हो, चारा प्रबंधन कैसा हो, मौसमी प्रबंधन कैसा हो। लेकिन हेल्थ प्रोटेक्शन पर, पर्यावरण संरक्षण पर बात करना उतना ही जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारा किसान है वो अपने आप में एक मैन पावर है, एक सशक्त मैन पावर है। अगर उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हम नजर में नहीं लाएंगे, पर्यावरण के संरक्षण पर साथ साथ अगर हम पैरेलल ध्यान नहीं देंगे तो बात स्वास्थ्य अगर सही है, चाहे वो मानव स्वास्थ्य की बात हो या हमारी प्रकृति की बात हो या हमारी मृदा के स्वास्थ्य की बात हो, जब ये स्वस्थ होंगे तभी जीवन यापन कर सकेंगे, जिंदगी को जी पाएंगे। ऐसे ही हमारे किसानों भाइयों के साथ है। तो आज का जो विषय है, हमने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अधिक फसल उत्पादन हेतु बायोगैस। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर JPS डबास, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि विषय है हमारा आज का, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और बायोगैस इससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि बायोगैस है क्या और किस तरह से हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हमारे सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप उत्तरावली तक पहुंचे और एक विस्तृत व्याख्या इस पर दें, मैं चाहूंगा कि मैं अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है, ये विषय फोन इन प्रोग्राम से संबद्ध है, तो आप सीधे हमारे साथ, हमारे विशेषज्ञ सर के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जिज्ञासा के साथ, अपने प्रश्नों के साथ, अपने किसी भी शंका के साथ। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो रहेगा 23421608 23421608 और 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है, वो आप लगाना ना भूलें अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो। जी बिल्कुल सही बता दिया आपने। तो आप हमें फोन कीजिए और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब।
बायोगैस तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो हमारे किसानों की समस्या के साथ साथ में जो पर्यावरण हमारा उसके लिए बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ में जो महिला स्वास्थ्य है उससे सीधी जुड़ी हुई है। और ये केवल महिला स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ी हुई बल्कि हमारी जो फसलें हैं उनका भी स्वास्थ्य है उससे भी सीधी जुड़ी हुई है। तो जो भी चीजें हैं हमारे पास में जिसको हम ऑक्सीजन के बगैर सड़ाते गलाते हैं तो उससे हमें एक गैस मिलती है। वो गैस कुछ गैसों का मिश्रण है ये गैस। इसके अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन 2 चीजें होती हैं मुख्यतः, बाकी चीज बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो इसमें जो मीथेन है ये जलने के काम आती है। तो जो किसानों के घर में खाना बनता है या रोशनी होती है या अगर इसकी मात्रा अधिक है तो उससे हम बिजली भी बना सकते हैं और इसको हम बायो CNG में कन्वर्ट करके अपने वाहन भी चला सकते हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसका एक व्यापक उपयोग है और ये हमारे पर्यावरण से, स्वास्थ्य से और फसलों के स्वास्थ्य से और पशु स्वास्थ्य से सीधी जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो लाभ होता है ये सबसे ज्यादा लाभ हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को होता है, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और आगे रहेगा भी। जी। और जो किसान भाई इसको अपनाते हैं तो उनका उत्पादन तो अधिक होता ही होता है, साथ साथ में उत्पादन लागत कम होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि किसान के जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है और किसान की खुशहाली में इसका मुख्य योगदान हो सकता है। तो आज का यह विषय है आपने बहुत ही सुंदर रखा है, मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी किस्म के आप विषय रख के किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने बायोगैस को इसके साथ अंतर्बद्ध किया अभी कि स्वास्थ्य सुरक्षा खासतौर से महिलाओं की, क्योंकि वो ज्यादा संलिप्त होती हैं गैसों के कन्वर्जन में जब यहाँ पर बात हम कर रहे होते हैं। तो किस खास तरह का एक ट्रांजैक्शन पाया जाता है इन दोनों के बीच, गैस और मानव के बीच, जिससे ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है? रजत जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके 2 मुख्य काम हैं, एक तो फसल उत्पादन और दूसरा है पशुपालन। जी। जो फसलों के अवशेष है वो हमारे पशुओं के लिए चारा दाना हो सकते हैं। इसी तरह से जो पशुओं के अवशेष हैं वो हमारी मिट्टी के लिए या फसलों के लिए बहुत ही उत्तम खाद बनते हैं। जी। तो कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो महिलाएं हैं वो गांव में लगभग 1 से 2 घंटे का समय, खासकर कृषक महिलाएं, केवल गोबर से उपले बनाना, उसको भंडारण, उसका उपयोग करने में टाइम लगाती हैं। और जो उपले बनाती हैं तो वो एक बहुत ही उससे एक्सपोज होती हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं पैथोजेनिक, बहुत सारे ऐसे बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं जिनसे वो एक्सपोज होती हैं। इसके साथ साथ जब वो खाना बनाती हैं और इन उपलों का उपयोग करती हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे भी उनके स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ता है और उसके साथ साथ में बहुत अधिक समय उनका इसमें लगता है। तो अगर हम इस तकनीक को अपनाते हैं तो इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाता है कि महिलाओं को बहुत देर तक गोबर के उपले नहीं बनाने, ना उसमें गोबर के हाथ डाल के रखना है और न ही उसको खाना बनाने में किसी धुएं का उपयोग करना है, ना आवश्यकता होगी, बल्कि जो गैस से खाना बनाएगी तो वो बहुत सुंदर खाना बनेगा, अच्छा खाना बनेगा और बर्तन भी काले नहीं होंगे। तो महिला के स्वास्थ्य से ये सीधा जुड़ा हुआ है और धुआं मुक्त रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, आपने कहा गोबर की बात, तो जो बायोगैस हम लेते हैं, गोबर के अलावा और प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से ऐसे अवशेष होते हैं जो इससे बनाया जाता है? ये बायोगैस के लिए गोबर के अलावा जितनी भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं, चाहे हमारी मूंगफली के छिलके हों, चाहे हमारे गोभी के छिलके हों, चाहे हमारी सब्जियों के छिलके हों और चाहे जितने भी हमारे पशु के अलावा जो पक्षी पालते, कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, कोई बत्तख पालते हैं, इनका जो वेस्ट हो, इसके अलावा जो फसलों का वेस्ट है, अवशेष है, या जो मानव मल है, या इवन अगर छोटे मोटे अगर जानवर की डेथ हो जाती है तो वो बाहर सड़ता है, उसको भी अगर इस प्लांट के अंदर डाल दें तो गैस भी बन जाएगी, खाद भी बन जाएगी। तो जो और इवन जो स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट निकलता है उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितना भी सड़ने गलने वाला वेस्ट है उस सब से बायोगैस बन सकती है, चाहे वो मंडी का ही वेस्ट क्यों ना हो, सब्जी मंडी का ही वेस्ट क्यों ना हो, उसको भी बायोगैस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा शुगर केन, जो हमारा गन्ना का इंडस्ट्री है, इसमें जो इसका वेस्ट है वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारा कोई भी वेस्ट है जो सड़ गल सके उसका सबका इसमें उपयोग हो सकता है। और अगर इन सबका हम उपयोग करते हैं तो इस वेस्ट से न केवल हमें गैस मिलती है बल्कि इससे जो खाद मिलता है वो हमारे किसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, गैस से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस खाद के अंदर
जो हमारी फसलों को 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सभी के सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो जब हम इसका मिट्टी में इसका प्रयोग करते हैं, अपनी मिट्टी के जो खेत में डालते हैं, तो ये मिट्टी के 3 प्रकार के मुख्य गुण होते हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक। ये तीनों गुणों में उसको लाभ पहुंचाता है, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसका बहुत ही अहम योगदान है। और जब हम गैस को जलाते हैं, खासकर जो मीथेन इसमें निकलती है उसको जलाते हैं, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा। इसको अगर हम नहीं जलाएंगे तो ये हमारे वातावरण को गर्म करने में या जो ग्लोबल वार्मिंग में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जैसे उसको जला देते हैं तो उसका 20 गुना प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो अगर मीथेन का हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो मीथेन जो है तो हमें ऊर्जा तो दे ही रही है, साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। इसलिए यह तकनीकी टोटल जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और ये हमारे वातावरण को भी अच्छा रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है कि भाई आम के आम और गुठलियों के दाम के सारे वेस्ट को भी यूज कर लिया और हमें बायोगैस मिल रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मैं यहाँ आपसे करना चाहूंगा कि हम बहुत छोटे थे, मतलब तकरीबन आज से मैं 30 या 35 साल पहले की बात करूं, तब से हम बायोगैस के बारे में सुनते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से। उन दिनों दूरदर्शन पर बायोगैस के काफी एड्स आते थे, इनके बारे में विज्ञापन होता था, अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया जाता था। लेकिन आज जब इतने साल हो चुके हैं, लगभग 3-3.5 दशकों के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, इस विषय को यहाँ लाया गया है, तो क्या कारण है कि बायोगैस का जो प्रचार प्रसार है, अनुमानित प्रचार प्रसार जो अब से 3.5 दशक पहले किया जाना था, वो आज भी प्रचार प्रसार के ही स्टेज पर है, उतना ही पॉपुलर नहीं हो पाई, उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है? रजत जी, आपका सवाल बहुत ही अमूल्य है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बायोगैस टेक्नोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आती है जी, और कृषि मंत्रालय में नहीं आती है जी। तो इसको जो प्रचार प्रसार है उसके लिए कोई अलग से तंत्र नहीं है, बल्कि वो लोग ऑलरेडी इस तंत्र पर डिपेंड करते हैं। और क्योंकि पर्टिकुलर विभाग से संबंधित नहीं है, तो जो कृषि प्रसार वाले हैं या जो पशुपालन में जो बात करने वाले हैं, वो लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो कोई हमारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, इसका कोई अलग प्रसार तंत्र नहीं है, इसलिए किसानों को ये तकनीकी पूरी नहीं जा रही है जी। और जब तक तकनीकी का हम किसानों को अवगत नहीं करवाएंगे तो किसान उसको अपनाएगा कैसे? जी। दूसरी बात यह है कि इस प्लांट को बनाने के लिए एक खास किस्म के तकनीशियन की आवश्यकता होती है जी। यानी कि हर आदमी इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ में लोगों को जागरूक करना, यानी कि मैं तो कहता हूँ ये स्कूल के करिकुलम में ही होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इसको जाने और किसानों तक ये बात पहुंचे। क्योंकि हम किसानों को अवगत तो करवा देते हैं, तकनीकी है, लेकिन किसान जब इसको अपनाना चाहता है तो उससे संबंधित नई जानकारी उसको अपने आसपास नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपना नहीं पा रहा है। और जिन किसानों ने अपनाई है वो आज बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसे दौर में जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, कई और गैर परंपरागत स्रोत आ गए हैं कृषि के या पशुपालन के, अलग इन्हीं संदर्भों में अगर मैं एकजुट होकर बात करूं तो इसमें बायोगैस का क्या योगदान हो सकता है? एक्चुअली कितनी जरूरत है? अगर हम जैविक खेती के बारे में सोचते हैं या प्राकृतिक खेती के बारे में सोचते हैं तो बायोगैस के बगैर संभव नहीं है। अच्छा। बायोगैस इसकी फाउंडेशन, नींव, क्योंकि जब तक मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होंगे तो आप सही से उत्पादन नहीं ले पाएंगे। आज आपने देखा होगा, हम बहुत लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पे उन्होंने जैविक खेती अपनाई तो फेल हो गई। फेल होने का कारण क्या था? उन्होंने रसायन तो बंद कर दिए, लेकिन जो पोषक तत्व हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक सोर्स से भी सॉइल को नहीं जा रहे। जब ऑर्गेनिक सोर्स से भी सॉइल को नहीं जाएंगे, मिट्टी को नहीं जाएंगे, तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। हम लोग क्यों मार नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसान के पास में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुओं की संख्या, और पशुओं से जो प्राप्त गोबर है, उसका जो खाद है, ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। इसके अंदर सभी पोषक तत्व होने के साथ साथ में हमारे जो दूसरे जो जमीन के गुण हैं, जैसे भौतिक है, रासायनिक है, उनमें भी इसमें लाभदायक होता है। तो ये तकनीकी ऐसे ना पहुंचने का यही कारण है कि हम इसका सही से प्रचार प्रसार पूरे ढंग से नहीं कर पाए हैं। अगर इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि इस देश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारा देश आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करता है, हम लोग खाद को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जबकि दोनों का ये सब्स्टिट्यूशन है,
यानी कि अगर हमारे घर में गैस बनती है, बायोगैस बनती है, तो इससे हमें एलपीजी गैस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास जीवाणु जिससे जो बायोगैस से खाद मिलता है वो होता है, तो हमें रासायनिक खाद नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो उसका भी सब्स्टिट्यूशन है। तो एक ऐसी तकनीक है जिसको सही से बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और ये आज समय की मांग है। अगर हम इसको नहीं सुनेंगे तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक खेत में एक साल में 3 फसलें लेना। वो तभी संभव है जब हम फसलों को ठीक से पोषक तत्व दे सकें, और पोषक तत्व तभी जाएंगे जब हम इनके सभी सोर्सों का इस्तेमाल करें कि जितने भी हमारे पास इस किस्म के सोर्स हैं उनका संसाधनों का उपयोग हम सही से करेंगे, तभी हम अच्छा फसल उत्पादन ले पाएंगे। तो इसका होना बहुत ही आवश्यक है। एक और आपको मैं बात बता दूं कि ये पौधों के स्वास्थ्य का भी बड़ा ध्यान रखती है कि जहाँ पे इस खाद का प्रयोग करते हैं उन पौधों में बीमारी भी कम आएगी, उसमें कीट भी कम लगेंगे, और उन खेतों में खरपतवार भी कम होंगे। तो ये तीनों चीज ऐसी चीजें हैं जो हम लोग रसायन स्प्रे करते हैं, जो हमारी एक तो फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ में लागत को बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ में किसान का काफी मात्रा में जो पैसा खर्च होता है उसकी बचत होती है। तो ये तकनीकी उसमें भी लाभ करती है। तो ये तकनीकी तो ऐसी है जो किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद है, और हमारे किसानों को इसको बढ़ चढ़ के अपनाना चाहिए, उसका सही से लाभ उठाना चाहिए। और कोई भी फोन आ रहा है, ले लेते हैं हम। हेलो, नमस्कार जी, मैं विनीत हुड्डा बोल रहा हूँ जी, रोहतक हरियाणा से। जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि बायोगैस बनाते हुए जो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम रखे या ज्यादा रखे, ये जानना चाह रहा था मैं। वेद हुड्डा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम बायोगैस प्लांट बना लेते हैं और उसके अंदर हम गोबर को डालते हैं, तो 1 भाग पानी का और 1 भाग गोबर का दोनों को मिक्स करके डालेंगे, तो हमें अच्छी गैस भी मिलेगी, अच्छा खाद भी मिलेगा, और हमें लाभ ज्यादा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपका जो प्लांट है उसका आकार ठीक होना चाहिए, और उसको सही मात्रा में, अगर सही आप मात्रा देते हैं इसकी गोबर की और पानी की, तो आपको लगातार गैस और अच्छा खाद मिलता रहेगा। जी, शुक्रिया जी, नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज है, अगर कोई बायोगैस संयंत्र स्थापित करवाना चाहे या लगवाना चाहे, तो इसके लिए उसे क्या करना है? क्या कोई सरकारी सुविधा है या कुछ? वैसे तो सरकार की तरफ से 8 ट्रेनिंग सेंटर हैं पूरे देश में जो बायोगैस पे ट्रेनिंग भी देते हैं और इसके प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग कोनों में है और किसान को अपने आसपास चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि किसान को अपने कृषि विभाग से और जो जिला आपका जो वीडियो है, यानी कि खंड विकास अधिकारी है या जिला विकास अधिकारी है, उनसे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और पूरी जानकारी लेके एक अच्छे ट्रेंड मेसन से बायोगैस प्लांट बनवाना चाहिए। अगर प्लांट बनने में कोई कमी रह गई तो चाहे मर्जी आपने कितना भी सीमेंट लगाई हो, कितना भी अच्छा सामान लगाया हो, आपका प्लांट नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें जो प्लांट बनता है, संयंत्र बनता है, ये एयर टाइट बनता है। अच्छा। तो इसको एक निपुण अगर कारीगर बनाएगा, उसको पूरा ध्यान रख के बनाएगा, तो आपका प्लांट चलेगा भी, अच्छा खाद भी मिलेगा, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। और जो प्रबंध के लिए बताया जाता है, यानी कि जैसे गोबर की और पानी की मात्रा 1-1 हो और प्लांट का जो आकार है उसके अनुसार उसको हर रोज खाना मिलना चाहिए। ये जो गोबर और पानी वो इसका खाना है, तभी ये आपको अच्छी मात्रा में गैस और खाद दे पाएगा। दूसरी बात आती है, इसको जो खाद निकलता है वो तरल अवस्था में निकलता है। अच्छा। तो इसके खाद को सुखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर इस खाद को हम पानी के साथ देते हैं तो फसल में ज्यादा अच्छा काम करेगा। देन सुखा के अगर खाद डालते हैं और इससे किसान की लागत भी कम होगी और इससे हम खड़ी फसल में भी इस खाद को दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी बल्कि मैन्योर है उनको डालने के लिए या तो फसल काटने के बाद डालते हैं या बोने से पहले डालते हैं, जबकि इनकी आवश्यकता होती है जब फसल चल रही होती है उस समय, खासकर नाइट्रोजन की। तो ये एक ऐसी तकनीक है, इसको अपनाना चाहिए, लेकिन अपनाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल उठता है कि हम कितना बड़ा प्लांट बनाएं, उससे जो गैस मिलती है उसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो जो प्लांट का जो आकार है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारे पास कितना वेस्ट अवेलेबल है। यदि कि हमारे पास अगर 25 किलो गोबर है तो 1 घन मीटर या 35 घन फुट का प्लांट बना सकते हैं। अगर हमारे पास 50 किलो गोबर उपलब्ध है तो 70 घन फुट या 2 क्यूबिक मीटर का प्लांट बनेगा। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि जिससे कि हम सही आकार का प्लांट बना सके। इससे जो गैस मिलती है क्यूबिक मीटर से, उससे समझो 5 आदमियों का खाना बड़े आसानी से मिल जाता है। और इस गैस का उपयोग न केवल हम खाना बनाने में कर सकते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में भी हो सकता है। इसके साथ साथ इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। और इसके साथ अगर हमारे प्लांट बहुत बड़ा है, यानी कि हमारे पास कई हजार क्यूबिक मीटर टन और गोबर है, तो उससे लाभ होगा।
तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको बायोगैस सीएनजी में भी कन्वर्ट करके इसको गैस का उपयोग भी किया जा सकता है और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी पानी से जुड़ी हुई हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि बायोगैस के साथ पानी का बड़ा उपयोगी मतलब संबंध है आपस में। ऐसे जो क्षेत्र हैं हमारे जहाँ जल की कमोबेश उतनी ज्यादा भरमार नहीं है, कमी है, चाहे आप राजस्थान के कई इलाके ले लीजिए, मध्य प्रदेश या बस्तर के कुछ इलाके ले लीजिए, इस तरह के क्षेत्रों में किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हम बायोगैस संयंत्र प्रणाली को आगे बढ़ाएं? राजा जी, एक जो प्लांट है इसमें जरूरी हम पानी डालें, यानी कि अगर हमारे पशुओं का पेशाब भी हमारे पास हो जाता है उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं, लिक्विड होना चाहिए। हाँ, लिक्विड होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि इस खाद को जब हम खेत में प्रयोग करते हैं तो ये हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि सोयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या सोयल वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दोनों बढ़ा देता है। उसके बढ़ने से जल की दक्षता भी बढ़ती है और बल्कि सूखे एरिया में भी हम अच्छी फसल ले पाएंगे। इसके उपयोग से हम लोग बागवानी भी कर सकते हैं। इसके उपयोग से हम कुछ ऐसी फसलें जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गुआर है, सूरजमुखी है या दूसरी तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता है, तो उन क्षेत्रों में वो भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिट्टी को पोषण चाहिए। पोषण यही दे पाएगा क्योंकि इसके अंदर जो 16-17 पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता होती है वो पूरे के पूरे संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इससे जो मैंने बताया ना आपको, हमारी जमीन के जो 3 प्रकार के गुण हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक, उनका लाभ मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो रासायनिक गुण है इसमें तो हमारे पोषक तत्वों की मात्रा आ गई। जो भौतिक गुण है उसमें हमारे मिट्टी के कण कैसे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर जल धारण क्षमता कैसी है, वो न्यूट्रिएंट कितना होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से जो जैविक गुण है उसमें जो लाभदायक जीवाणु कितने हैं, यानी कि हमारी जमीन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी करोड़ों और अरबों में संख्या है और ये हमारी जमीन की ताकत को बनाए रखने में बहुत ही अहम योगदान देते हैं। तो जितनी इनकी लाभदायक जीवाणुओं की संख्या अधिक होगी उतनी उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बेटर होगी। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जो विषय है आज का और बहुत ही लाभदायक, हमारे सुनने वाले किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच रही है। ये सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है
ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र एक दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीपीएस डवास और आज बायोगैस, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण पर बात हो रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था जो बायोगैस के लिए आज प्रोग्राम जो है, तो मेन जो समस्या ये रहती है जैसे कि आपने कहा प्रशिक्षण के लिए उनको कैसे प्रशिक्षित करना है जिससे कि किसान स्वयं जाके खेतों में बायोगैस प्लांट ऑपरेट कर सके। धन्यवाद। मैंने जैसे आपको अभी बताया था, हमारे सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ से उपरोक्त सूचना पा सकते हैं और उनसे जानकारी लेके आप ऑपरेशन वगैरह सीख सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट आपके यहाँ बनाने एक्सपर्ट आएगा, तो जब प्लांट बनाएगा तो आपको पूरी चीज जानकारी देगा कि आपको कितनी मात्रा में कैसे गोबर घोलना है, कैसे गैस को मैनेज करना है और किस तरह से गैस का उपयोग करना है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीपीएस डवास, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आभार के साथ दीजिए रजत और प्रतिमा को इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा